अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू एजुकेशन टीवी। एजुकेशन टीवी आपकी हेल्प करेगा पीपीएससी के थ्रू आने वाली पोस्ट हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, लेक्चरर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन और एफपीएससी के थ्रू आने वाली पोस्ट एसएसटी जनरल बीएस 17 की तैयारी करने में। यहाँ पर एजुकेशन के सारे सिलेबस को कवर किया जाएगा और हर टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इसलिए एजुकेशन टीवी से जुड़े रहिए और सीखते रहिए। एजुकेशनल टेस्टिंग में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, बेंचमार्क असेसमेंट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट के ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर हमारा हो चुका है, लेक्चर नंबर 12। अगर आपने वो अभी तक अटेंड नहीं किया तो काइंडली उसको भी अटेंड कर लें ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि असेसमेंट क्या है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की। It is also known as continuous assessment and assessment for learning. It monitors learning process during the instruction. इसको continuous assessment बोलते हैं और ये होती है during the instructions। मतलब कि अभी तक आपका सेशन कंप्लीट नहीं हुआ और आपका अभी जो लर्निंग प्रोसेस है वो चल रहा है और उसके दौरान जो आप बच्चों के असेसमेंट करते हैं उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। It gives descriptive feedback. It provides complete detail regarding learning, what students and teachers are doing. It also tells us progress and involvement of the student and efficiency of the teacher and the teaching method. क्योंकि ये during learning process हम assessment करते हैं, इस वजह से ये descriptive feedback देता है कि student किस हद तक इन्वॉल्व है लर्निंग में, उसने अभी तक कितना सीखा है, टीचर क्या कर रहा है और इसके अलावा उसके टीचिंग मेथड जो हैं वो किस हद तक एफिशिएंट हैं। इट प्रोवाइड्स टाइमली फीडबैक एंड हेल्प्स अस सॉल्विंग इश्यूज। क्योंकि ये ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस आप असेसमेंट करते हैं, अभी आपका सेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपका ये एंड टर्म नहीं है, इस वजह से ये हमें टाइमली फीडबैक देता है कि कौन कौन से इश्यूज हमारे लर्निंग प्रोसेस में हैं और हमने उनको कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद है समेटिव असेसमेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड टर्मिनल, एंड टर्म और फाइनल असेसमेंट। इट इज डन एट द एंड और कंप्लीशन ऑफ द टास्क। इसको एंड टर्म बोलते हैं, इसको फाइनल बोलते हैं, इसको टर्मिनल असेसमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये अब आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और उस वक्त जो आप असेसमेंट करेंगे वो आपकी समेटिव असेसमेंट होगी। इट इज आल्सो कॉल्ड पीरियोडिक असेसमेंट। इसको पीरियोडिक असेसमेंट भी बोलते हैं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग हाउ मच सक्सेसफुल वी वर इन द अचीविंग डिजाइन्ड ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि आपका एक जो दौरानिया था एक कोर्स का वो अब आपका मुकम्मल हो चुका है और आप एंड पर असेसमेंट कर रहे हैं। इस वजह से ये हमें ये समझने में हेल्प आउट करेगा कि जो आपने उस सेशन को स्टार्ट करते वक्त जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, आपने उनको किस हद तक अचीव किया, आप उसको अचीव करने में किस हद तक कामयाब रहे हैं। इन दिस असेसमेंट वी प्रोवाइड ग्रेड, मार्क और स्कोर्स। समेटिव असेसमेंट में हम मार्क, ग्रेड या स्कोर्स प्रोवाइड करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपके फाइनल जो एग्जाम्स होते हैं वो समेटिव असेसमेंट होती है आपकी। हेल्प इन सर्टिफिकेशन, टेल अस पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट। ये हमें स्टूडेंट्स की पोटेंशियल बताती है और हम इसके ज़रिए सर्टिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक आप एक बच्चे ने निकाली तो हम उसको इसका सर्टिफिकेट देते हैं, क्योंकि ये टर्मिनल होती है, ये एंड ऑफ द टास्क होती है। जब आपने टास्क कंप्लीट कर लिया तो उसके एंड पर जो आप असेसमेंट करते हैं कि हम इसमें किस हद तक कामयाब हुए, हमारी उसमें ऑब्जेक्टिव्स किस हद तक हमने अचीव किए और बच्चों ने किस हद तक सीखा, तो इस असेसमेंट को हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। इसके बाद है प्लेसमेंट असेसमेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड एंट्री परफॉर्मेंस टेस्ट। इट टेल्स अस हाउ मच नॉलेज और स्किल अ स्टूडेंट हैज टू बिगिन प्लान्ड इंस्ट्रक्शन। किसी भी बच्चे को जो किसी क्लास में एडमिशन लेने के लिए आता है, जो आप उसका एक एंट्री टेस्ट लेते हैं, एंट्री परफॉर्मेंस टेस्ट लेते हैं, उसको हम प्लेसमेंट असेसमेंट बोलते हैं। ये हमें ये समझने में हेल्प आउट करता है कि बच्चा जो है उसके पास प्लान्ड इंस्ट्रक्शन, जो हमने ऑलरेडी प्लान्ड इंस्ट्रक्शन अपने बनाया हुआ है, उसमें किस हद तक प्रोफिशिएंट है, उसके पास उसके बारे में ऑलरेडी कितना नॉलेज है, क्या बच्चा
उस प्लान्ड इंस्ट्रक्शन को सीखने के अहल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा आता है और वो स्कूल में आकर कहता है मुझे 9th क्लास में एडमिशन दे दें, तो आप उसका एक टेस्ट लेंगे, आप ये देखने के लिए टेस्ट लेंगे कि क्या ये बच्चा 9th क्लास में चलने के काबिल है या नहीं है। तो जो ये असेसमेंट होगी वो उसकी प्लेसमेंट असेसमेंट होगी। It helps us understand what extent student has already mastered the objectives of the planned instructions. जो हमारे planned instructions हैं उसके बारे में तालिब इल्म जो है, स्टूडेंट जो है, वो किस हद तक already उसके पास नॉलेज है। Interest of the child are known through it. बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है। It helps students and teacher to set mode of instruction. इसके बारे में हमें ये भी पता चलता है इस प्लेसमेंट के ज़रिए कि हमारा मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा। जब आपने बच्चे को असेस कर लिया कि बच्चा किस क्लास में बैठने के काबिल है, उसका किस हद तक वो ऑलरेडी चीज़ों को जानता है, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि बच्चे को हमने किस तरीके से पढ़ाना है। इसके बाद है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इट इज़ यूज्ड टू सॉल्व द परमानेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। वो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो स्टूडेंट के साथ परमानेंटली आ रही हैं उनको हल करने के लिए जो हम असेसमेंट करते हैं उसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोलते हैं। इट हेल्प्स टू सॉल्व दोज लर्निंग एरर्स विच आर अनएबल टू सॉल्व थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के ज़रिए जो मसाइल आप हल नहीं कर पा रहे उनकी जो शनाख्त होती है वो होती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट के ज़रिए से। इट हेल्प्स फाइंड आउट कॉजेज ऑफ द लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। ये हमें ये हेल्प आउट करने में मदद देता है कि बच्चे को लर्निंग में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही हैं। इट हेल्प्स फॉर प्रोवाइडिंग प्लान फॉर द रेमेडियल मेजर्स। ये हमें रेमेडियल मेजर्स लेने में भी हेल्प आउट करता है कि जो एरर्स आ रहे हैं बच्चे के, जो प्रॉब्लम्स बच्चा फेस कर रहा है, उनको हमने किस तरीके से ख़त्म करना है। In diagnostic assessment, we may take psychological, medical help of the subject specialist or expert to solve the learning errors. डायग्नोस्टिक असेसमेंट जब आपको ये बता देगी कि बच्चे के कौन से एरर्स हैं, तो उनको हल करने के लिए आप किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक, मेडिकल हेल्प और एक्सपर्ट की हेल्प भी ले सकते हैं। इसके बाद है बेंचमार्क असेसमेंट। Assessment which is done at the end of a unit or the chapter is called benchmark assessment. आपने आज एक चैप्टर एंड किया, उस चैप्टर को एंड करने के बाद जो आपने उस चैप्टर को असेस करने के लिए जो आपने असेसमेंट की, जो आपने एग्ज़ाम लिया, उसको हम बेंचमार्क असेसमेंट बोलते हैं। अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपकी जो है वो कंटिन्यूअस असेसमेंट है। वो आप हो सकता है 2 चैप्टर या 3 चैप्टर्स एक आप बना लें, पीरियोडिक बना लें कि 3 महीने बाद असेसमेंट करनी है, 4 महीने बाद करनी है। जो आपके ये इस तरह की असेसमेंट होगी उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलेंगे। और जो एक यूनिट जब आपका फिनिश होगा और उस यूनिट के एंड पर जो आप बच्चों का टेस्ट लेंगे उसको हम बेंचमार्क असेसमेंट बोलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है फॉर्मेटिव असेसमेंट और बेंचमार्क असेसमेंट में। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट ये एक प्लान्ड असेसमेंट होती है, ऑर्गेनाइज तरीके से आप इसको असेस करते हैं बच्चों को। आपका जो पेपर होता है वो भी फॉर्मली डिज़ाइन किया गया होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है। और इनफॉर्मल में आप प्लान्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं होती, अनप्लान्ड होता है, अनऑर्गेनाइज्ड असेसमेंट होती है और आप ये भी डिफाइन नहीं करते कि आपने किन एरियाज को कवर करना आता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट वो होती है जो टीचर आपको पढ़ा रहा है या जिस इदारे में आप पढ़ रहे हैं, अगर वही इदारा आपका टेस्ट लेता है तो वो आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी। और जब आपका कोई और इदारा आपको असेस करता है, आपका टेस्ट लेता है, तो वो एक्सटर्नल असेसमेंट होगी। जैसे कि पीपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम जो हैं वो एक्सटर्नल असेसमेंट में आते हैं। होपफुली ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट की। Thank you for watching.